नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि विज्ञान का पेपर जो है सोमवार को यानी कि मंगलवार को है, सोमवार को नहीं मंगलवार यानी 4 मार्च 2025 को आपका साइंस का एग्ज़ाम है। तो हम साइंस में थोड़ा सा ये जानते हैं कि साइंस में कितने नंबर से जो है कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा सा हम इनके सिलेबस को देख लेते हैं और आप उस अनुसार जो है अपना जो भी तैयारी है वो तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा हम समय विलम्ब नहीं करेंगे और नई बकवास करेंगे और सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखिए, लिखा गया है कि इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंकों का मासिक टेस्ट प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक 23 एवं कुल अंक मिलाकर 33 चाहिए। यानी देखिए, आपको पास होने के लिए न्यूनतम कितने होने चाहिए? आपके पास 23 होने चाहिए एवं 10 कुल मिला के 33 अंक हैं। यानी 33 या 69 होता है, यानी कि 3 भागों में बांटा जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसका मतलब आपको 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए। ये इसी सब्जेक्ट में की बात नहीं हम कर रहे हैं, ये आपका जो 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। 6 सब्जेक्ट में जो है सब में आपको 33 नंबर पास होने के लिए अनिवार्य है, ठीक है। देखिए, 33 नंबर तो अनिवार्य तो है ये, तो 10 नंबर आपका ये जो है प्रोजेक्ट से मिल जाएगा। बाकी आपको 23 नंबर चाहिए हर एक सब्जेक्ट से, ठीक है। चलिए देखिए, पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। इससे जो है आपका कई नंबर का पूछेगा? इससे आपसे पूछेगा पेपर में 20 नंबर, ठीक है। जैव जगत से पूछेगा 20 नंबर। प्राकृतिक घटनाएं से पूछेगा 12 नंबर। विद्युत का प्रभाव से पूछेगा 13 नंबर और प्राकृतिक संसाधन से पूछेगा 5 नंबर। टोटल मिला के आपके हो जाते हैं ये 70 नंबर और 30 जो है आपके क्या मिलेंगे, कह सकते हैं 30 नंबर जो है आपके प्रोजेक्ट के होंगे, ठीक है। चलिए, इसमें हम ये जान लेते हैं कि किस चैप्टर से कितना पूछेगा। तो देखिए, पहला रासायनिक पदार्थ है यानी कि प्रकृति एवं व्यवहार से। पहला चैप्टर जो आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया से क्या क्या है? रासायनिक समीकरण संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसको देख लीजिएगा। रासायनिक समीकरण क्या होता है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, और संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य क्या, इसका तात्पर्य है, और संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो ये देखिए, आप इस संयोजन अभिक्रिया ध्यान दीजिएगा, अपघटन अभिक्रिया उसी को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, और विस्थापन अभिक्रिया, और द्विविस्थापन अभिक्रिया, और अवक्षेपण अभिक्रिया, और उदासीनीकरण अभिक्रिया, और उपचयन और अपचयन। आप इनको जो है एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, और क्योंकि इस पहले चैप्टर से, और देखिए इसी को जो है रासायनिक पदार्थ प्रकृति के व्यवहार के अंतर्गत जैसे रखा गया, 20 नंबर का इससे आएगा। और ये 20 नंबर जो है आपके कह सकते हैं केमिस्ट्री के ही है, यानी 20 नंबर केमिस्ट्री से एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अम्ल, क्षार एवं लवण, H धनायन तथा OH आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा, ठीक है। याद रखिएगा, अम्ल की परिभाषा पूछ सकता है, क्षार की परिभाषा पूछ सकता है, याद रखिएगा। सामान्य गुणधर्म इसका पूछ सकता है, उदाहरण के तथा उपयोग, और pH पैमाना की अवधारणा, लघुगणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है। ये लघुगणक से रिलेटेड कोई सवाल पूछे, कोई परिभाषा पूछे, ये कोई इसकी ये गारंटी नहीं है, मतलब पूछेगा नहीं। दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है, आपके जीवन में pH का महत्व ये पूछ सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से एक ये याद कर लीजिएगा, विरंजक चूड़, या बेकिंग सोडा, या धावन सोडा, या प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 5 हैं, आप पांचों में से किसी 2 को एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। लगभग जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को या विरंजक चूड़ को याद कर लीजिएगा, या धावन सोडा को। इस पांचों में से कोई जरूर पेपर में आपके फंस जाएगा, ठीक है। आगे धातु एवं अधातु। धातु तथा धातुओं के गुणधर्म आप पढ़े होंगे। ठंडे कौन जो है कौन धातु जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, कौन नहीं करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म। सक्रियता श्रेणी के बारे में। उसके बाद से धातु कर्म की आधारभूत विधियां। धातु कर्म यानी कि धातुओं का निष्कासन कैसे होता है, ये भी देख लीजिएगा अच्छे से। और जो है संरक्षण की विधि, संरक्षण क्या होता है एवं निवारण, ये एकदम याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है।
तो ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है, ये पूछा जाएगा। आगे चौथा चैप्टर है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिकों में ससंयोजी आबंध। ससंयोजी आबंध क्या होता है? कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति कम उम्मीद है, समजातीय श्रेणी प्रयात्मक, यानी इसी को प्रक्रियात्मक समूह का मतलब होता है, क्रियात्मक समूह की बात कर रहा है कार्बनिक, जिसमें हाइड्रोजन है, एल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, एल्केन है, एल्काइन है। दोस्तों इसके बारे में जो है हम कम से कम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप जाइए और इसको अच्छे से देख लीजिए। जितने आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं सबका हम बढ़िया से जो है पढ़ा चुके हैं। आप उसको देख लेंगे तो अदर आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही किताबों को खोलने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या होता है, ये भी देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद से कार्बनिक यौगिक में रासायनिक गुणधर्म में देख लीजिएगा। दहन अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये चारों अभिक्रियाएं ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपके 4 अभिक्रियाएं यहाँ पे हैं, याद रखिएगा 4 अभिक्रियाएं यहाँ पे हैं, और जो है एक अभिक्रिया यहाँ पे, दूसरी अभिक्रिया यहाँ, तीसरी अभिक्रिया, चौथी अभिक्रिया, 5वीं, 6वीं और 7वीं। आप इनको अभिक्रियाओं को एकदम रट लीजिएगा, ठीक है, इतना रट लेंगे तो एग्जाम में काम हो जाएगा आपका। बाकी एथेनॉल, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर, ये पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। केवल गुणधर्म इसका पूछेगा तथा उपयोग पूछेगा, रासायनिक गुणधर्म इसका नहीं पूछेगा, केवल गुणधर्म पूछेगा, सॉरी केवल गुणधर्म तथा उपयोग पूछेगा इसका, ठीक है। बनाने की विधि नहीं पूछेगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद से जो है इसको देख लीजिएगा, इसमें अंतर पूछा जाता है दोनों में क्या होता है। साबुन और अपमार्जक, इसमें से कोई एक वो पूछेगा, ठीक है। साबुन और अपमार्जक बनाने की विधि याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो केवल केमिस्ट्री से आपके एग्जाम में 20 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है, केमिस्ट्री से केवल 20 नंबर के। आगे देखते हैं हम लोग बायोलॉजी से। बायोलॉजी में पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। देखिए 3 इमेज वाले हैं, ठीक है। पहला तो पोषण के लिए मनुष्य का पाचन तंत्र अच्छे से देख लीजिएगा कैसे बनता है उसके बारे में। श्वसन क्रिया के लिए श्वसन चित्र देख लीजिएगा कैसे होता है, ठीक है। परिवहन है, परिवहन जानते ही हैं। उत्सर्जन देख लीजिएगा अवधारणा इसकी। फिर इसके बाद से अगला चैप्टर आता है जंतु तथा पौधों में नियंत्रण में समन्वय। पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोन्स का परिचय। पादपों में जो है वृद्धि करने के लिए कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं वो देख लीजिएगा। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, इसको देख लीजिएगा। तंत्रिका तंत्र बड़ा इम्पोर्टेंट है, तंत्रिका तंत्र ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद से ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया जानते ही होंगे आप, प्रतिवर्ती क्रिया ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी जंतुओं में हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं आप उनको देख लीजिएगा। आगे है प्रजनन, रिप्रोडक्शन चैप्टर से है। जंतु तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य, प्रजनन से लेकर स्वास्थ्य का जो है ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। आवश्यकताएं परिवार नियोजन की विधियां कौन कौन सी हैं इनको देख लीजिएगा आप। सुरक्षित एवं एड्स ये थोड़ा कम पूछेगा, लेकिन परिवार नियोजन देख लीजिएगा एक बार। और जनन स्वास्थ्य है ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। आगे आनुवांशिकता, मेंडल का योगदान, मेंडल का नियम क्या था ये देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो है लक्षणों की वंशागति के नियम वही है। बाकी लिंग निर्धारण कैसे होता है इसका परिचय आप कक्षा 9 में भी पढ़े होंगे, 10 में तो इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इससे आएगा 20 नंबर, यानी कि 4 चैप्टर से मिला के टोटल आपके एग्जाम में 20 नंबर के पूछे जाएंगे, किससे, बायोलॉजी से। अब आगे चलते हैं हम लोग फिजिक्स पे। फिजिक्स नहीं, ये पर्यावरण है। प्राकृतिक घटनाएं ये 12 नंबर का पूछेगा, यहाँ से देखते हैं क्या है 12 नंबर में। देखिए ये फिजिक्स से है, इसमें पूछेगा आपका वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन। वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन,
और गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। देखिए ये जितने आपके ये आ रहे हैं ना, ये सब के सब जो देखिए बोला है कि दर्पण सूत्र, जो दर्पण सूत्र होता है 1/u + 1/v बराबर में 1/f होता है। इसके सूत्र का जो है, इसके सूत्र को परिभाषित नहीं करना है, इसका निगमन नहीं करना है, ठीक है। केवल सूत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी इससे जितने रिलेटेड सवाल हैं वो जो है हम पहले के वीडियो में करा चुके हैं। आप जाइए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा इसका पूरे साइंस का, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे लिए है। इतना देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये इमेज वाले सब इसके अंतर्गत है। अपवर्तन में अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक से सवाल पूछ सकता है, ठीक है। बाकी गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, लेंस सूत्र व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है, यानी कि इसका जो है निगमन जरूरी नहीं है। आवर्धन लेंस की क्षमता क्या होती है ये देख लीजिएगा। मानव नेत्र में लेंस का कार्य क्या होता है, दृष्टि दोष एवं निवारण क्या है इसका, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग क्या होगा, ठीक है, अनुप्रयोग क्या होगा इसका ये देख लीजिएगा। बाकी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश विक्षेपण अधिकतर पूछा जाता है, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इससे पूछेगा 12 नंबर का, इस अपवर्तन और परावर्तन से, ठीक है। 12 नंबर का केवल इससे होगा, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन दैनिक जीवन में, इसका जो यूज होता है दैनिक जीवन में वो पूछेगा आपसे, जैसे तारों का टिमटिमाना होता है, ठीक है। प्रकीर्णन, ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं आपके अपवर्तन के, ठीक है, परावर्तन के याद रखिएगा, और वर्ण विक्षेपण द्वारा क्या होते हैं और प्रकीर्णन द्वारा, ये सब के सब पूछे जाएंगे। विद्युत का प्रभाव 13 नंबर का भी इसमें से पूछेगा, विद्युत चैप्टर से केवल ध्यान दीजिएगा, विद्युत चैप्टर से केवल 13 नंबर। विद्युत धारा विभवांतर तथा विद्युत धारा ओम का नियम याद रखिएगा। ओम का नियम क्या होता है, ये तो एकदम इम्पोर्टेंट है। ओम का नियम प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारक जिन कारकों पर निर्भर करता है, देखिए ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है इसको आप देख लीजिएगा। प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इसका भी हम जो है विस्तार कर चुके हैं, अब नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एवं दैनिक जीवन में इसका उपयोग, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, इस पे रिलेटेड जितने सवाल हैं वो पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और उसके बाद दैनिक जीवन में उपयोग, इसके उपयोग क्या क्या है दैनिक जीवन में, विद्युत शक्ति PVI और R में अंतर संबंध ज्ञात करना है। अगला जो है विद्युत का भी प्रभाव था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं, ये पूछेगा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये याद रखिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाकी प्राकृतिक संसाधन से पूछेगा। अब देखिए 13 नंबर ये हो गया, 12 नंबर वो हो गया, 20 40 हो गया, 40 आपका 25 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा आपका 65, ठीक है। अब 5 नंबर में देखिए प्राकृतिक संसाधन में पारितंत्र तो नहीं उम्मीद है कि पूछेगा, लेकिन पर्यावरण समस्या क्या क्या है, और उसके बाद से ओजोन परत को क्या क्या हानियाँ हो सकती है, अपक्षयन हो सकता है, और अपशिष्ट पदार्थों का आप निपटान कैसे करेंगे ये देख लीजिएगा, निवारण, और जैव निम्नकरणीय तथा अजैव निम्नकरणीय पदार्थ क्या होते हैं इनको आप देख लीजिएगा। और इस प्रकार से टोटल मिला के आपके 70 नंबर के हो गए। तो अब आपको ये डिसाइड करना है आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जिस हिसाब से पढ़ेंगे उस हिसाब से जो है आप अच्छा करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम आपको केवल इतना बताएं कि आपको एग्जाम में क्या पढ़कर जाना है क्या नहीं पढ़कर जाना है। अभी कुछ लोगों को चैप्टर में लेकर बहुत सारी समस्याएं होंगी कि हमको मोटर, विद्युत मोटर, जनित्र पढ़कर जाना है कि नहीं जाना है। तो देखिए दोस्तों हम आपको बता दें इन सब टॉपिकों को जो है सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। इसलिए आपको इसको 1% भी ध्यान नहीं देना है, जितना आपको हम बताएं इसमें उतना ही आपको केवल क्या करना है ध्यान देना है, इससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।